हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। क्या हाल चाल है बेटा जी? एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, तो सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। और आज के तो चलो, आज का लेक्चर में एक नया सब्जेक्ट के साथ में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक फ्रेश सब्जेक्ट है जिसका नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। दोस्तों, यहाँ पर बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम सबसे पहला जो टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं वो ड्रग एब्जॉर्प्शन। यस, क्या करने वाले हैं? हम ड्रग एब्जॉर्प्शन की शुरुआत करने वाले हैं। तो मुझे कुछ बेसिक चीजों पर आपको बताना होगा। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए, आकर फटाफट बेसिक चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज हमसे निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए, अभी बैक नहीं हो रही होगी आवाज? अभी मेरी वॉइस क्लियर है? चलो, तो वॉइस एकदम से क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो आज बिना समय बर्बाद करते हुए आज है ड्रग एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन का। और यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 में आज हम बात करेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन की बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। वैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपका एचएपी में आप ऑलरेडी पढ़ते हो, बट मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूं आपको, वो आपको यहां पर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। बेटा, प्लानर देख कर नहीं आते हो बेटा? क्यों भाई? लकी सिंह, प्लानर देख कर नहीं आते हो? प्लानर देख के आया करो ना। प्लानर देख के आया करो। आज किसकी क्लास है? ठीक है, चलो। हाँ, पेपर में डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्ट भी आता है, इसलिए हमें कंसेप्ट कंसेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे। हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? कंसेप्ट बिल्डअप करने पड़ेंगे। कंसेप्ट का खेल है पूरा। ये बायोफार्मास्यूटिक जो सब्जेक्ट है ना, कंसेप्ट का खेल है। तो बेसिक से हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो चलिए, तो यहां पर सबसे पहले कुछ टर्म्स में मैं डिस्कस करता हूं। कुछ टर्म्स, वो टर्म्स क्या है? सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय बायोफार्मास्यूटिक्स? ठीक है ना, बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है ना? ठीक। अब बायोफार्मास्यूटिक्स में अभी बेटा बातें ना करके थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे लो। कुछ बच्चे तो क्या है, क्लास में केवल खाली इंक्वायरी करते हैं, ये क्या हो रहा है, पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है ना, तो कुछ मिल पाएगा। ये इंक्वायरी बंद कर दो। रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप इंक्वायरी कर रहे हो। फोकस करो सब्जेक्ट के ऊपर, बिल्कुल शांत रहकर। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कुछ चीज मिस हो जाएगी, आप इधर टाइप करते रह जाओगे और इधर आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। फिर कहोगे सर रिपीट, सर रिपीट, सर रिपीट सर। ठीक है ना, तो चलो ध्यान से। तो बायो प्लस फार्मास्यूटिक्स, यहां पर ये वर्ड से को तोड़ता हूं मैं यहां पर। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? वह सब्जेक्ट होता है बच्चा जिसमें हम क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, डोजेस फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब डोजेस फॉर्म के परफॉर्मेंस को, ठीक है ना, डोजेस फॉर्म के परफॉर्मेंस को आपकी बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी जो है, वो किस तरीके से अफेक्ट करती है। ठीक है, या फिर हम देखें जो आपने डोजेस फॉर्म बनाया उसके साथ में आपकी बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब समझ ना, बॉडी, बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ, कैसे उसने एक्ट किया, ड्रग, बॉडी ने ड्रग के लिए कैसे एक्ट किया, समझ ना, तो उसको बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिक। अगर मैं इसको सीधे शब्दों में बोलूं कि जो हमने डोजेस फॉर्म बनाया था और जो आपका बॉडी है उसमें रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने वाला एक साइंस होता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी मतलब योर बॉडी, और डोजेस फॉर्म में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का एक साइंस होता है। उस साइंस को बोलते हैं हम बायोफार्मास्यूटिक्स। समझ में आया? तो यहां पर वही बातें होंगी। हम डोजेस फॉर्म का एग्जांपल लेंगे और डोजेस फॉर्म के का बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, यहां पर मैं
दो चीजें यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं कि सब्जेक्ट एक्चुअल में पूरा क्या है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स, ये होता है सब्जेक्ट, फार्मेकोकाइनेटिक्स होता है सब्जेक्ट। तो यहां पर एक कंप्लीट ये होता है। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स देखिए, फार्मेकोकाइनेटिक्स को भी तोड़ते हैं, फार्मेकॉन प्लस काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब प्रोसेस, काइनेसिस मतलब प्रोसेस या मूवमेंट, ठीक है ना। फार्मेकॉन का मतलब कौन बताएगा बच्चा, ड्रग होता है। तो ड्रग बॉडी में किस तरीके से, बॉडी के अंदर किस तरीके से मूव करती है, बॉडी में उसके, बॉडी के अंदर उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन सब का एक मिला जुला जो साइंस है वो होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स को सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो टाइम कोर्स ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, मतलब बॉडी में ड्रग के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो उसको सीधे शब्दों में अगर बोलें, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ड्रग के लिए बॉडी क्या एक्ट कर रही है। ड्रग के लिए बॉडी एब्जॉर्प्शन कर रही है, ड्रग के लिए बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ड्रग के लिए मेटाबॉलिज्म कर रही है, ड्रग के लिए एक्सक्रीशन कर रही है, ठीक है ना, आदमी कर रही है, ठीक है ना, आदमी, इसको ऐसे पढ़ते हैं आदमी, एडीएमए। तो बॉडी के अंदर जाने के बाद देखिए यहां पर सीधा सीधा देखिए, हम बॉडी में, हम ज्यादातर केसेस में ओरल रूट की बारे में बात करेंगे। ओरल रूट समझते हो ना, आपने लिया, जीआईटी में पहुंचा, ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेटाबोलाइज हुआ और एक्सक्रीशन हो गया। लेकिन ये सारा घटनाक्रम, ये सारा घटनाक्रम जो हो रहा है, ये प्रोसेस सारी हो रही है, इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स। इस सारे घटनाक्रम को हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकॉन के साथ क्या काइनेटिक्स हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है एडीएम, ठीक है। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो यहां पर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, छोड़ दीजिए। अब मैं यहां पर बताता हूं कुछ टर्म जो आपको आगे भी काम आएंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, मैं बताऊंगा क्यों कहते हैं, अभी याद रख लेना। और एक्सक्रीशन, इन तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं हम ड्रग डिस्पोजिशन। याद रखना, ड्रग डिस्पोजिशन क्यों बोलते हैं बच्चा, इसलिए बोलते हैं ड्रग डिस्पोजिशन क्योंकि यहां पर ड्रग की क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है बॉडी में। ये सारी प्रोसेस ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर टिश्यू में ड्रग की क्वांटिटी को कम करते हैं। जैसे ड्रग आपके ब्लड में पहुंची, सपोज दैट ब्लड में पहुंची, ब्लड से निकलकर कहां पर पहुंच गई, ब्रेन में पहुंच गई। तो यहां पर ब्लड में तो ड्रग की कमी हो गई ना, और डिस्पोज, हम बोलते हैं डिस्पोज कर दो उसको, डिस्पोजिशन मतलब कमी होना। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ड्रग टूट जाती है, ड्रग टूट जाती है मतलब ड्रग की कमी हो रही है। और एक्सक्रीशन में ड्रग बॉडी से बाहर निकल जाती है, वो भी कमी हो रही है। तो ड्रग का कंसंट्रेशन डाउन होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ड्रग डिस्पोजिशन। अब मैंने यहां पर दो वर्ड बनाए, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म। अब सर आप सोच रहे होगे सर एलिमिनेशन क्या होता है, इन दोनों को कंबाइंड कर दीजिए, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को, इनका कंबाइंड फॉर्म कहलाता है आपका एलिमिनेशन। क्या कहलाता है, एलिमिनेशन, याद रखें क्या कहलाता है बच्चा, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन प्लस मेटाबॉलिज्म। और सर ड्रग डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए आएंगी, परेशान करेंगे, इसलिए हमें पता होना चाहिए। समझ गए ना बात को। तो ये जनरल बात थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें, अलग अलग तरह के रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, अलग अलग तरह के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। चलिए तो ये है फार्मेकोकाइनेटिक्स, जो मैंने अभी चर्चा की थी वो सारी की सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, स्टडी होती है ऑफ दोज रेट प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, रेट प्रोसेस, जिसमें इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ड्रग का, और साथ ही साथ थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल
थेरेप्टिक या फार्माकोलॉजिकल या टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का, ठीक है ना, इन रेट प्रोसेस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। समझ रहे बात को? इन तीनों को क्या बोलते हैं हम? फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, थेरेप्टिक रिस्पॉन्स या टॉक्सिकल रिस्पॉन्स, इनको बोलते हैं डायनेमिक्स, फार्माको डायनेमिक्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। these are the फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है? व्हाट द ड्रग डज टू दी बॉडी, ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रही है, ड्रग में कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, थेरेप्टिक का रिस्पॉन्स दे रही है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रही है, सिमिलर चीज ही है, या कोई टॉक्सिक रिस्पॉन्स। तो यहां पर डायनेमिक्स और काइनेटिक्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना, रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स वह साइंस होता है जिसमें आप एडीएमई का स्टडी तो करते हो, साथ ही साथ एडीएमई का रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करते हो। किसके साथ में? डायनेमिक्स के साथ में। एक दूसरी डेफिनेशन जो मैंने बताई, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है ना। इसके बाद हाउ द ह्यूमन बॉडी एक्ट ऑन द ड्रग, ह्यूमन बॉडी एक्ट टू द ड्रग, ह्यूमन बॉडी ड्रग के ऊपर किस तरीके से एक्ट कर रही है। या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ, देखिए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, ये क्वालिटी वाली नहीं है, ये नंबर्स में रहेगी। तो क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट, याद रखना किसका मूवमेंट? ड्रग का मूवमेंट, इन थ्रू मतलब बॉडी के अंदर और थ्रू आउट बॉडी के बाहर। दिस इज कॉल्ड दी फार्माकोकाइनेटिक्स। ये मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी है। मेरे ख्याल से सारी डेफिनेशन जो है एकदम से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट तो रहा नहीं होगा। अगर रहा भी होगा तो हम लोग क्लास के लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए सिंपल शॉर्ट वे में अगर मैं बात करूं, सिंपल, हाउ द ड्रग गेट्स इन, मूव्स अराउंड, चेंजेस एंड लीव। हाउ द ड्रग गेट्स इन मतलब किसको बोल रहा है? एब्जॉर्प्शन, सिंपल वर्ड्स में और आ जाइए, ठीक है ना। मूव्स अराउंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, चेंजेस मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म, और लीव द बॉडी मतलब एक्सक्रीशन। समझ गए? ये सारी चीजें शॉर्ट में एडीएमई, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपको बहुत सिंपल वे में मैंने आपको लिख दिया है कि एब्जॉर्प्शन हाउ ड्रग एंटर टू द ब्लड, डिस्ट्रीब्यूशन हाउ इट स्प्रेड इन द बॉडी, मेटाबॉलिज्म हाउ द बॉडी ब्रेक इट डाउन, एक्सक्रीशन हाउ इट लीव द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स को सिंपल टर्म, जर्नी ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ड्रग की जर्नी क्या होगी वो क्या कहलाएगा? काइनेटिक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चा? एडीएमई कहलाएगा। अब बताओ क्लियर है? यस मेरे शेरों, क्लियर है? शेर और शेरनियों, चलो अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट मुद्दे पर आ जाते हैं। नेक्स्ट मुद्दा क्या है? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे पता है आप लोगों को रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि ये टॉपिक्स कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे ख्याल से और जानते भी होंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर आपका बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये टर्म जो है बार बार आएंगे, इसलिए मैं यहां पर चीजें क्लियर कराना चाहता हूं मेरे बच्चों। तो यहां पर देखिए कुछ वर्ड आते हैं, तीन बेसिक, वैसे क्रिस्टल, तो यहां पर अगर देखें तो सर 3 रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैन होते हैं, वैसे होते बहुत सारे हैं बच्चे, होते बहुत सारे हैं, बट यहां पर 3 मैन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। एक इंटीरियल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दूसरा पेरेंट्रल, तीसरा टॉपिकल। इन 3 रूट्स के अलावा मैं बात नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर नेजल के बारे में बात कर लो, सर ईयर के बारे में बात कर लो, तो या किसी दूसरे रूट के बारे में बात कर, नहीं मैं नहीं करने वाला। मैं यहां पर बात करूंगा केवल केवल इन 3 रूट्स की, क्योंकि बायोफॉर्म में इन 3 रूट्स का काम हमारा बहुत पड़ने वाला है, ठीक है ना। इन 3 रूट्स का बायोफॉर्म में बहुत सामना होने वाला है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले इंटीरियर रूट। इंटीरियर रूट क्या होता है ये याद रखने वाली बात है। इंटीरियर रूट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ओरल, ठीक है ना, इसको पर ओरल भी कहते हैं, इसको हम जीआईटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सबलिंगुअल, बक्कल और रेक्टल। देखिए यहां पर अगर देखें आपकी माउथ कैविटी, माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी में आपके ये आ जाएंगे सबलिंगुअल और बक्कल।
माउथ कैविटी के बाद आपका ईसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, और सबसे नीचे रेक्टल रीजन। तो माउथ कैविटी का जो पार्ट है अप टू दी रेक्टल कैविटी, ये सब किस में आएगा? आपका ओरल या पर ओरल या जीआईटी में आएगा। इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों चीजों को मिलाकर, वैशाली का ध्यान अभी उस क्वेश्चन पर है, उस क्वेश्चन के आंसर दो थे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस फ्रेम हुआ है। वैशाली बेटा यहाँ का आज का टॉपिक पढ़ लो। वो क्वेश्चन कभी कभार देखिए जीपैड में 3 से 4 क्वेश्चन, और मैं तो कहता हूँ 10 क्वेश्चन के आसपास कई बार मिस टाइपिंग के कारण हो जाते हैं गलत, ठीक है। आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, आपका कंसेप्ट सही है तो आपका क्वेश्चन सही है मान लिया जाएगा, मैं बोल रहा हूं, गारंटी है। बट उस क्वेश्चन के पीछे अभी ना भागकर बेटा यहां पर हम क्वेश्चन इसको पढ़ें, क्योंकि पुरानी चीजों को हम याद करके, हमारे भूतकाल को याद करके वर्तमान को नहीं खराब कर सकते ना, ठीक है ना, वर्तमान को नहीं खराब कर सकते ना। तो अभी वैशाली ये क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई औचित्य नहीं है बेटा। अभी यहां पर पढ़ लो, आपको मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर लेना, मेरे टेलीग्राम पर क्वेश्चन छोड़ देना। मुझे पता है वो क्वेश्चन मेरे पास भी आया था, शायद मिस टाइपिंग है, टाइपिंग एरर है, 2 आंसर हो रहा है उसमें, ठीक है ना। तो आपके हिसाब से जो भी आंसर हो उसमें आप क्वेरी रेज कर दीजिए, आंसर चेंज हो जाएगा। बट लेकिन अभी क्लास में इस मुद्दे को उठाना, पीछे पढ़ना अच्छी बात नहीं, समझदारी नहीं कहते इसको। समझदारी किसको कहते हैं? अभी इसमें जियो। समझ गए बच्चा? समझ गए? ठीक है। तो यहां पर इंटीरियल के 3 पार्ट होते हैं, ओरल या परोरल जीआईटी, दूसरा बक्कल सबलिंगुअल, तीसरा रेक्टल, 3 रूट होते हैं। अब यहां पर, ठीक है ना, हाँ मैंने बोला था, बच्चे का मैसेज भी आया था मेरे पास, मैंने बोल दिया था, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, आप अपने कंसेप्ट पर फोकस करिए। अब यहां पर की फीचर्स पर आते हैं, ठीक है। तो की फीचर्स में अगर हम बात करें, यहां पर ये ओरल पर ओरल जो रूट है, ये सबसे कॉमन रूट है, सबसे प्रेफरेबल रूट है। डोजोस्पर्म की डिजाइनिंग हम जो करते हैं, डोजोस्पर्म की जो डिजाइनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? इसके हिसाब से करते हैं, ओरल पर ओरल। अब दूसरा आता है सबलिंगुअल और बक्कल रूट। ये एक ऐसा रूट होता है जिसमें हम ड्रग को माउथ कैविटी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? ड्रग को माउथ कैविटी में रखते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स किसके लिखे हुए हैं? इनके, इसके लिखे हुए हैं, याद रखना, ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं इस रूट के लिखे हुए हैं। मोस्ट कॉमन रूट है ओरल रूट, ये मोस्ट कॉमन नहीं है, याद रखना, ये दोनों सीआईटी ट्रैक्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना बेटा। अगर मैं बात करूं सचिन इसमें कि काइनेटिक्स जो है आपकी साइमल्टेनियस शुरू होती है, पहले काइनेटिक ड्रग अब्सॉर्ब होगी। अगर ओरल रूट के बारे में बात करें, पहले ड्रग अब्सॉर्ब होगी तभी तो एक्शन आएगा बेटा। ड्रग अब्सॉर्ब हुए बिना कैसे हो जाएगी? तो आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो रिजल्ट का क्यों सोच रहे हैं? अब रिजल्ट तो बाबू तब आएगा ना जब आप एग्जाम दोगे, समझ गए? चल, तो यहां पर नेक्स्ट रूट आता है पेरेंटल, सबसे पॉपुलर रूट, एडवांस रूट है, एडवांस रूट है, मतलब इमरजेंसी के केस में हम इसी रूट को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे रूट्स आते हैं इसमें, बहुत सारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, इंट्राडर्मल, और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादातर केस में एब्जॉर्प्शन बाईपास हो जाता है, ठीक है। मैं अभी मुद्दे पर एक चीज को, ठीक है ना, एक चीज को मैं यहां पर खारिज करूंगा। भी एक वर्ड है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, उसको मैं करूंगा डिस्कस अभी थोड़ी देर बाद। अब नेक्स्ट आता है टॉपिकल रूट। तो टॉपिकल रूट जो होता है स्किन के ऊपर अप्लाई करना, तो स्किन के ऊपर जो हम डोजेस हम ज्यादातर केस में अप्लाई करते हैं वो लोकल इफेक्ट के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं बाबू? लोकल इफेक्ट के लिए। सर ये लोकल इफेक्ट क्या होता है कि जिस जगह आपने सुना नहीं, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे इंडिया में, हम ही यूज कर रहे हैं तो लोकल हुआ ना। तो वैसे ही जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी जगह एक्शन आ रहा है, उसको बोलते हैं हम लोकल। और जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वहां पर एक्शन ना आकर ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग घूमने के बाद किसी रिसेप्टर पर पहुंच रही है ड्रग, तब जाकर एक्शन आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? सिस्टमिक। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टमिक। तो यहां पर स्किन रूट जो है, स्किन और आई में आई रूट कंबाइंडली टॉपिकल रूट कहलाते हैं। हाँ, इस रूट में थोड़ा बहुत समटाइम्स एब्जॉर्प्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाता है,
मतलब सिस्टमिक एक्शन मिल सकता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसडर्मल ड्रग अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांसडर्मल ड्रग अब्जॉर्प्शन। समझ आया? समझ आया बेटा? ट्रांसडर्मल ड्रग अब्जॉर्प्शन या परकुटेनियस, ट्रांसडर्मल या परकुटेनियस। हाँ जी, समझ आ रहा है? चलो, अब यहां पर एक वर्ड जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उस वर्ड की तह में चलते हैं, उस वर्ड को ढूंढते हैं ये क्या होता है। तो नेक्स्ट जो चीज है, मुद्दा है, क्योंकि मैंने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताए हैं आपको, इसीलिए बताएं क्योंकि मुझे आपको क्या पढ़ाना है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको यहां पर भली भांति। अब होता क्या है, प्लीज सारे सारे यार सभी अपने डाउट्स लेक्चर के एंड में ले। आयुष ने बहुत अच्छी बात करी बेटा, थैंक यू आयुष बेटा। मेरी तो बात मानेंगे नहीं, तुम्हारी बात मान जाए, ठीक है ना? तो बेटा क्लास के बीच में देखो, सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि क्लास के लास्ट में अगर हम डिस्कस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, दूसरे बच्चों का भी फायदा होगा, दूसरों को भी कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्लास के बीच में अगर हम इंटरप्ट करेंगे तो क्या होगा? क्लास अननेसेसरी डिले होगी। ठीक है, चलो कोई बात, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आयुष ने बहुत अच्छी बात की, आयुष की बात को मानेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम देखें, ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी हम ओरल रूट से कोई डोजेस फॉर्म लिया, सपोज दैट ये 100% डोज के साथ आपका ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचा, बट आपको पता है, ठीक है ना, बट आपको पता है कि यहां पर स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत कम होता है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन कम होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर स्टमक में कम होने का कारण क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है कि स्टमक के ऊपर एक म्यूकस की थिक लेयर होती है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को रोकेगी, साथ ही साथ स्टमक का सरफेस एरिया जो होता है लो होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी फोल्डेड स्ट्रक्चर है, बहुत सारा फोल्डेड, और फोल्डेड स्ट्रक्चर के ऊपर भी बिलाई, माइक्रोबिलाई, इस तरीके के स्ट्रक्चर यहां पर देखने के लिए मिल जाते, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो यहां पर ड्रग हम मान के चलते, यहां पर ड्रग अब्सॉर्ब नहीं हो रही। ड्रग कहां पर अब्सॉर्ब होगी? आपका यहां से निकलकर कहां पर पहुंचेगी? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्या सर हमने यहां पर 100% डोज लिया था, तो क्या ये 100% डोज एब्सॉर्ब हुआ? नहीं होता। 100% डोज कभी भी एब्सॉर्ब नहीं होता। कारण क्या है? दो तीन कारण है सबसे बड़े। एक तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन साइट लिमिटेड है, इतनी साइट है, जैसे मैच का टिकट, इंडिया पाकिस्तान के मैच का टिकट होना है, भाई मैच होना है, तो टिकट के लिए भीड़ लग जाती है, तुरंत बिक जाते हैं टिकट्स, ठीक है ना। या अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, आपको टिकट्स लेकर जाना है, फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है, तुरंत तुरंत, ठीक है ना, तुरंत के तुरंत क्या हो गया कि आपका सारा का सारा फ्लाइट आपकी बुक हो गई, आपको टिकट नहीं मिल पाया। तो उसी तरीके से क्या होता है, कुछ पार्ट जो है ड्रग का वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ड्यू टू लिमिटेड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और दूसरा क्या होता है, आपके जीआईटी में कंटिन्यूअस मूवमेंट होते हैं मूवमेंट, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो कंटेंट है, देखिए ये एब्जॉर्प्शन साइट है, ये एब्जॉर्प्शन साइट पर पहुंचा यहां पर, और इसको एब्जॉर्ब हो लिया तो ठीक है, देखते हैं भगवान के दर्शन करने जाते मंदिर में, पीछे धक्का पड़ता है, थोड़ी देर दर्शन कर पाए, आगे निकल के, वैसे ही हाल इनका रहता है। यहां से धक्का पड़ता है, अगर अब्सॉर्ब हो गए तो ठीक है, भगवान के दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैक्स टू मैक्स, ठीक है ना, इसलिए मैक्स टू मैक्स जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कितना? आपका 70% एब्सॉर्ब होगा। अब 70% बाबू एब्सॉर्ब तो हो गया, अब पहुंच गया। अब क्या होता है, बॉडी में होता है कि टोल नाका, जैसे देखा हो शहर के बाहर लगा रहता है, भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध है, ठीक है, अंदर जाएंगे तो फाइन लगेगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी में टोल नाके वाला सिस्टम है, चेक पोस्ट है, किसको अंदर आने देगा? किसको? न्यूट्रिएंट्स को, खाने पीने की चीजों को अंदर आने देगा। क्यों आने देगा? क्योंकि खाने पीने की चीजें तो जरूरी है। तो ड्रग क्या खाने पीने की चीज नहीं होती? नहीं होती बाबू, कीनोबायोटिक्स होती है, एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी का पार्ट ही नहीं है, हमारे लिए क्या काम करते हैं? केवल और केवल क्या करते हैं? हमारे लिए केवल और केवल क्या करते हैं? किसी डिजीज में ट्रीट करने में ठीक करते हैं। तो क्या होता है, ये ड्रग जैसे ही लिवर में पहुंचेगी, लिवर बाबा हमारे एक्टिव हो जाएंगे। ये हमारे बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर,
ये एक्टिव हो जाएगी और ये क्या कर देगी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी, जिसको बोलते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं बाबू इसको, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर पूरे डोज का आपका केवल और केवल 15% पार्ट आगे जा पाएगा। समझ रहे बात को। अब ये कैसे कर पाएंगे हम, बोला कि सर ऐसे तो हम जो भी ड्रग देंगे वो तो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो ड्रग का इफेक्ट कैसे आता है। तो हम बनाते हैं लिवर को मूर्ख। कैसे बनाते हैं लिवर को मूर्ख सर, ऐसे बनाते हैं लिवर को मूर्ख, जैसे आपने देखा होगा कभी कभार बाइक पे आप ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हो, ठीक है ना, पुलिस वाले ने हाथ दिए, रुको रुको रुको, आप रुक गए, तब तक आप रुके, लेकिन दूसरा बाइक वाला, क्योंकि पुलिस वाला तो एक ही था, दूसरा बाइक वाला लेके भाग लिया, वो बच गया, आप पकड़े गए, या वो पकड़ा गया, आप बच गए, क्योंकि पुलिस वाला तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहां पर हम क्या करते हैं, लिवर को उल्लू बनाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डोज रखते हैं। बोला सर ज्यादा डोज रखने से क्या होगा, क्योंकि यहां पर लिवर की जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो एंजाइम प्रोसेस होती है। कैसी होती है, एंजाइम प्रोसेस, एंजाइम के थ्रू होती है, और एट अ टाइम एंजाइम हमारी बॉडी में फिक्स होते हैं। तो हम क्या, ज्यादा डोज दिया हमने, तो क्या हुआ, मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल पहुंचाया ड्रग के, और 100 ही मॉलिक्यूल किसके, एंजाइम के, फिनिश कर देंगे। आपने बोला नहीं सर हम तो 150 ड्रग मॉलिक्यूल भेज देते हैं, तो 50 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम बच के निकल जाएंगे, वही 50 मॉलिक्यूल्स आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होकर रिसेप्टर पर पहुंचेंगे और ड्रग का इफेक्ट शो करेंगे। समझ में आया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पहली पहली बार ड्रग ब्लड में पहुंची और उसका स्वागत किया मेटाबॉलिज्म ने, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अभिशाप होता है किसके लिए, आपका ओरल रूट के लिए। ये अभिशाप जैसा है, अभिशाप कह लो या मजबूरी कह लो, लिवर करते ही है, तो ओरल रूट के लिए जरूरी होता है। ओरल रूट के अलावा किसी भी रूट में ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती। सारे के सारे रूट्स जो होते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बाईपास रहते हैं, एक्सेप्ट रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो होता है सेमी बाईपास होता है। कैसा होता है, सेमी बाईपास। सेमी बाईपास का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होता है और कुछ पार्ट फर्स्ट पास मेटाबोलाइज नहीं होता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी बाईपास। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं पूरी कहानी मैंने लिखी हुई है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जिसमें ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली, अब्सॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्टेड बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन। जो ड्रग को एब्सॉर्ब करके कौन ले जाती है, लिवर के लिए हिपेटिक पोर्टल वेन ले जाती है, वहां पर ये मेटाबोलाइज हो जाता है, और मेटाबोलाइज हो जाने के बाद कुछ पार्ट ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, केवल कुछ ही पोर्शन, एक्टिव ड्रग का कुछ पोर्शन ही आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच पाता है। यहां पर अगर देखें कुछ एग्जांपल जैसे प्रोपेरेनॉल, नाइट्रोग्लिसरॉल, मॉर्फिन और लिडोकेन यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं आपको। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पर बात कर लेता हूं। वैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेरा पार्ट नहीं है, कहो तो आप लोग स्किप कर दूं, वैसे कुछ नहीं है, आप लोग एचएपी में पढ़ोगे, आप इसको या पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो होती है, लिपिड मेम्ब्रेन जो होती है, वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। लिपिड से, जिसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अगर बात करें यहां पर, पढ़ा दूं क्या इसको, क्या आगे स्किप कर दूं, ये पढ़ लोगे आप लोग। फॉस्फोलिपिड सिंपल से आप लोग सब पढ़ते चले आए होगे, ठीक है ना। मैंने आपको लिख दिया है सेल का, मैंने इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन जो होता है इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, इसलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन का बना होता है किससे, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। फॉस्फोलिपिड कैसा मॉलिक्यूल होता है, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। कैसा होता है बच्चा, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। तो जो आपका जो होता है ये बैरियर फॉर्मेशन का काम करता है, सिलेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है ना। किसका काम करता है, सिलेक्टिविटी का काम करता है, और साथ ही साथ, ठीक है ना, फ्लूइडिटी का काम करता है। ठीक है, समझना बात को, ठीक है। हाँ समरी में पढ़ा देता हूँ, तो कुछ बोल रहे हैं पढ़ा दो, कुछ बोल रहे हैं पढ़ा दो, ठीक है चलो, ठीक है। नोट्स में तो रहेंगे बेटा, नोट्स में मेरे में मिलेंगे, ये नोट्स में मिलेंगे, ठीक है चलो।
क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इनको अगर हम टाइम देंगे तो हमारा जो मेन पार्ट है आज ड्रग अब्जॉर्प्शन वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी बता देता हूं यहां पर कौन कौन सी फॉस्फोलिपिड जो होती है। देखिए सबसे बड़ा तो प्रपोर्शन 50 to 60% बाय वेट यहां पर हम यूज होता है आपकी मेम्ब्रेन में। और फास्फोटाइडल कोलिन, फास्फोटाइडल इथिलोनामिन, फास्फोटाइडल सेरिन और स्फिंगोमाइलिन, ये 4 तरह का लिपिड है फास्फोलिपिड जो यूज होता है किसमें, मेम्ब्रेन को बनाने में। फटाफट पढ़ा देता हूं, फटाफट पढ़ा देता हूं। बैरियर बनाने का, बैरियर होता है, बैरियर का काम करता है कि मेन पार्ट है। तो देखिए अगर ये ना हो तो कोई एरा गैरा नत्थु गैरा कुछ भी अब्जॉर्ब होके चला जाएगा। तो बैरियर का काम करता है सिलेक्टिव, जो काम का है उसी को एब्जॉर्ब करना है। और साथ ही साथ लिपिड है, तो लिपिड में क्या होती है, लिपिड में क्या होती है, फ्लूडिटी नेचर होता है, बहाव प्रॉपर्टी होती है। बहाव, बहाव समझते हो, फ्लूडिटी, फ्लूडाइज्ड नेचर का होता है। ठीक है, तो यहां पर फ्लूडिटी शो करता है। अब देखिए फ्लूडिटी शो कर रहा है तो इसके कारण क्या होगा कि लिपिड जो मेम्ब्रेन होगी वो बह जाएगी, इधर बह रही है उधर बह रही है, ठीक है ना, इधर उधर जा रही है। ठीक है, तो अब यहां पर फ्लूडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारी बॉडी में कुछ होना चाहिए। तो फ्लूडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक और लिपिड होता है। देखिए ये लिपिड जो है फास्फोलिपिड, ये फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लूडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, फ्लूडिटी कंट्रोल करता है। इस कारण इसको फ्लूडिटी बफर के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम रिजिडाइजिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्लूडिटी बफर या रिजिडाइजिंग एजेंट। ओके, हाँ, आउटर मेम्ब्रेन नहीं बेटा, पूरी बनी होती है अखिल बेटा। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, चलो मैं बता देता हूं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। इसमें बीच बीच में प्रोटीन, आउट एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटीरियर प्रोटीन इस तरीके से धसे रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ये प्रोटीन इस तरीके से रहता है, ये है तो कंप्लीट। और सरफेस के ऊपर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आया समझ में? अरे यार तुम लोग, मुझे तो लगा था तुम लोगों को पता होगा है। चलो फिर भी बता देता हूं। तो फ्लूडिटी रेगुलेशन, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को कौन कंट्रोल करता है। फ्लूडिटी को कंट्रोल करता है आपका कोलेस्ट्रॉल, 10 से 20% के बराबर होता है और केवल एनिमल सेल्स में मिलता है। हम एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हाई टेम्परेचर पर ये फास्फोलिपिड को, फास्फोलिपिड के मूवमेंट को रिस्ट्रेन करता है, फ्लूडिटी को कंट्रोल करता है। और लो टेम्परेचर पर टाइट पैकिंग प्रोवाइड करता है, टाइट पैकिंग को रोकता है, प्रिवेंट दी टाइट पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखिए दो चीजें, टेम्परेचर बढ़ा तो फ्लूडिटी बढ़ जाएगी, तो फ्लूडिटी को कम लेके आएगा। टेम्परेचर घटा, सपोज दैट टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो फ्लूडिटी कम हो जाएगी। तो फ्लूडिटी को एक पॉइंट पर लेकर आना ना। देखिए टेम्परेचर बढ़ा, फ्लूडिटी बढ़ गई, उसको कम लेके यहां पर लेकर आना है। टेम्परेचर गिरा, फ्लूडिटी यहां पर आ गई, उसको यहां पर लेके आना। तो यहां पर लेकर आने का काम कौन कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर एक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर पर कम करेगा, लो टेम्परेचर पर बढ़ा देगा। तो इसके कारण मेम्ब्रेन की मैकेनिकल स्टेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मेम्ब्रेन को ब्रिटल होने से बचाता है। देखिए फ्लूडिटी बफर का नाम, देखिए आपने देखा होगा कुछ ऐसे टीचर होंगे जो एकदम से स्ट्रिक्ट होंगे और कुछ ऐसे टीचर होंगे जो एकदम से सॉफ्ट होंगे। तो स्ट्रिक्ट वाले टीचर भी खराब लगते हैं और सॉफ्ट वाले बच्चे उदम कर रहे हैं। वो टीचर सबसे बेस्ट होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बच्चों को डांट दें और जरूरत पड़ने पर बच्चों को प्यार कर दें। समझ रहे बात को, जरूरत पड़ने पर बच्चों को डांटें, जरूरत पड़ने को प्यार। वही कोलेस्ट्रॉल काम कर रहा है। जब जरूरत होगा तो बढ़ाएगा, जब जरूरत होगी तो कम कर देगा टेम्परेचर के हिसाब से। तो फ्लूडिटी को मेंटेन कर रहा है। अब आते हैं हम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटीन, प्रोटीन यहां पर अगर मान लीजिए प्रोटीन ना होता ना तो आपकी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग थी वो एंटर नहीं कर पाती आपकी बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, सिग्नल्स नहीं आ पाते। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या फंक्शंस करता है। 40 to 50% के आसपास इसका कंटेंट होता है, हाई वेरिएबल लेकिन हाईली वेरिएबल होता है। ट्रांसपोर्टर का काम करता है, सेल के ऊपर रिसेप्टर का काम करता है, एंजाइम्स और एंकर अटैचमेंट प्रोटीन का भी काम करता है। दो तरह के देखने के लिए मिल सकते हैं यहां पर, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, पूरी मेम्ब्रेन में धसा रहता है, पूरी मेम्ब्रेन इस साइड से उस साइड तक। और पेरिफेरल प्रोटीन केवल एक ही साइड पर मिलेगा, पूरी तरह से धसा, मतलब आर पार वाला नहीं होगा, आर पार वाला नहीं होगा।
तो एक काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को, फूड्स को, ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सिग्नल्स देता है, ड्रग जब रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करती है तो ड्रग एक्ट करती है, तो कहां से आएगा, यही तो करते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर कार्बोहाइड्रेट, ये 5 to 10% होता है और हमेशा एक्सटीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ये कंजुगेटेड फॉर्म में होता है, मतलब लिपिड के साथ बाइंड करेगा ग्लाइकोलिपिड, और किसके साथ बाइंड करेगा, प्रोटीन के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। ये सेल सेल रिकॉग्नाइजेशन का काम करता है। सेल सरफेस एंटीजन का नाम सुना होगा, सेल के आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, सेल सरफेस एंटीजन होते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन का काम करता है और इवन अडेशन का भी काम करता है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सेल सेल रिकॉग्निशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका सेल सेल रिकॉग्निशन, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है? यस। चलिए अब आते हैं हम ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पर। क्लियर है? तो ये मैंने रिकॉल करा दिया साहब, आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, संकोच मत करिएगा, ठीक है ना। क्लास के लास्ट में पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये एचएपी और फार्माकोलॉजी का पार्ट है, बट मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पढ़ा देना चाहिए था। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन पहली फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस पर आ गए हम, ड्रग एब्जॉर्प्शन पर। किस पर बच्चों, ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब फटाफट इसको निपटाते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन को देखते हैं, इसका कीमा बना देते हैं बिल्कुल एकदम से, फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है ना। तो यहां पर मैं दो टर्म बताऊंगा आपको बच्चा जी, एक बायो अवेलेबिलिटी टर्म भी बताऊंगा और ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में भी बताऊंगा। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, ये टर्म बहुत आएगा, आपको बहुत परेशान करेगा, मैं परेशान नहीं होने दूंगा मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को परेशान नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनको थोड़ी सी परेशान होने दूंगा। आप परेशान नहीं हो सकते, हम सब्जेक्ट को परेशान कर देंगे। चलो, ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन द अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, कोई नहीं, सबका अपना अपना तरीका रहता है, ठीक है। तो यहां पर ड्रग एब्जॉर्प्शन एक काइनेटिक्स प्रोसेस है, काइनेटिक्स है फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स इन द अनचेंज्ड फॉर्म। अगर सिंपल डेफिनेशन उठाकर देखें, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन द अनचेंज्ड फॉर्म, ठीक है, कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर अगर देखें, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन द अनचेंज्ड फॉर्म, अनचेंज्ड फॉर्म में ड्रग मॉलिक्यूल का मूवमेंट, यस, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, बायो अवेलेबिलिटी मत जाओ बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं। मूवमेंट ऑफ, इतनी डेफिनेशन, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ड्रग एब्जॉर्प्शन की। थोड़ा सा मैंने इसमें बाद में चीजें ऐड कर दी हैं। फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सपोज दैट ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है और यहां से होकर ये मान लीजिए आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है, यहां पर पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, हाँ रुको 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 रुको, ढूंढू बेटा, जस्ट चिल, जस्ट चिल, जस्ट चिल, चिल करो, थोड़ा चिल करो, सुनो सुनो सुनो, ठीक है ना। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन दी अनचेंज्ड फॉर्म, अनचेंज्ड फॉर्म, चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, अगर मान लीजिए चेंज हो जाएगा, चेंज का ही तो खेल है पूरा, चेंज का तो खेल है पूरा दुनिया में। अगर ये चेंजेस अगर हो जाए किसी के साथ में तो बिल्कुल बदल जाएगा, समझ ना बात को। यहां पर ड्रग अब्जॉर्प्शन, सबसे अच्छा जो ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है बाबू, अगर मैं बताऊं सबसे अच्छा अब्जॉर्प्शन किसका होता है, ऐसी ड्रग जो कि नॉन पोलर होती है, ऐसी ड्रग जो कि लिपोफिलिक, जो अनआयोनाइज होती है, ऐसी ड्रग जो कि कैसी होती है आपकी, लिपोफिलिक, या ऐसी ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल। ये टर्म अलग अलग हैं, इनको मिला मत देना भूले से, नहीं तो पिटाई होगी, याद रखना। मिला दिए अगर ये टर्म तो पिटाई होगी, याद रखना, ठीक है ना। हाँ तो रुको, अभी नॉन पोलर अनआयोनाइज्ड लिपोफिलिक और लिपिड सॉल्युबल ड्रग का अब्जॉर्प्शन सबसे बढ़िया होता है। क्यों होता है सर, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अभी पढ़ा हमने,
जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन कैसी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, मतलब लिपोइडल नेचर होता है। अगर सपोज दैट ये ड्रग नॉन पोलर से पोलर हो जाए, ये अनआयनाइज से आयोनाइज हो जाए, अगर ये लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक हो जाए, यदि ये लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल हो जाए, सपोज दैट, माना कि ऐसा हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ड्रग का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मेरी तरफ से क्वेश्चन, ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा? ये अगर चीजें हो जाए, ये अगर चीजें हो जाए तो ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? आज आपके कंसेप्ट चेक कर रहा हूं कितने स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स। होगा या नहीं होगा? होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होगा, लेकिन कम होगा। बहुत बढ़िया अनुज। होगा लेकिन थोड़ा सा रेट कम हो जाएगी और मैकेनिज्म बदल जाएगी। होगा, होगा लेकिन कम होगा, मैकेनिज्म बदल जाएगी, थोड़ा सा स्लो होगा। होगा जरूर। नहीं होगा वाले बिल्कुल गलत हैं, होगा वाले सही हैं। और होगा वाले के आगे अगर ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सर कि होगा लेकिन कम कम होगा, दूसरी मैकेनिज्म से होगा। चलो, मैं आपको अभी आपको एग्जांपल से पढ़ाऊंगा, मैकेनिज्म के और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? नहीं बेटा, दोनों चीजें अलग अलग चीजें होती हैं। हाइड्रोफिलिक और वाटर सॉल्युबल भी अलग अलग चीज होती है। किसी से दोस्ती और किसी से गाढ़ी दोस्ती, दोनों फर्क होता है। यही तो चीज है ना, आपको इसी चीज को समझना होगा। किसी से एकदम से ऐसी बॉन्डिंग, दोस्ती, जिगरी यार, बिल्कुल उसके लिए जान लुटा देंगे, और ऐसे किसी से हाय हेलो, तो हाय हेलो वाला फ्लिक होता है, और दोस्ती वाला, एकदम से तगड़ी दोस्ती वाला सॉल्युबल होता है। हाँ, लेकिन जो सॉल्युबल होता है वो फ्लिक जरूर होता है, लेकिन जो फ्लिक होता है वो गारंटी नहीं है वो सॉल्युबल हो। ठीक है ना? समझ गए? अब मत कहना। तो यहां पर तीन तरह की मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिल सकती है। बेसिकली अगर देखें, चार तरह की मैकेनिज्म अगर देखें ड्रग ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल बताया था। ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर, सॉरी तीन तरह की, एंडोसाइटोसिस, ये तो ट्रांससेलुलर। ट्रांससेलुलर मतलब सेल में से होकर, किसी कोशिका में से होकर ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होना, ये सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा प्रोसेस यही होती है। ठीक। दूसरा होता है पैरासेलुलर, सेल्स के बीच में से होकर, ये रेयर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना? बहुत ज्यादा नहीं होता। जब ये फेल हो जाएगा तब इसकी तरफ जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। फिर लास्ट है आपका एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जब सब फेल हो जाता है तब ये काम करता है। यहां पर पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना? इस तरीके से देखो यहां पर, और क्या बना लेती है कि एंडोसोम बना लेती है, और ये एंडोसोम यहां पर इस तरफ से निकल जाएगा बाहर, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट वापस लौटा। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर मोस्ट कॉमन, बहुत कम देखने को मिलेगा, स्पेशली ट्रांसडर्मल या ब्लड ब्रेन बैरियर में देखने के लिए मिल सकता है। एंडोसाइटोसिस भी कुछ जगह मिलेगी। ठीक है, चल, तो यहां पर अब मैं अपना, ये तो जनरल बात होगी, अब मैं अपने आर्ट की तरफ लेके चलता हूं, जो कि मैंने आपको पूरा पूरा ड्रग अब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म है एक फ्लो चार्ट में पूरा समराइज कर दिया। ये है आज की चैप्टर की पूरी हाइलाइट्स, आज के चैप्टर की पूरी हाईलाइट है। ये कर लिया तो समझ गो आपका आधा चैप्टर कवर हो गया। इसमें सब कुछ है। तीन टाइप की मैकेनिज्म, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है? ट्रांससेलुलर मतलब इंट्रासेलुलर, सेल में से होकर, और पैरासेलुलर मतलब सेल के बीच में से, जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर सबसे पहला अगर मैं बात करूं उसके टाइप पर अगर जाते हैं, तो सबसे पहला टाइप ट्रांससेलुलर का आता है आपका। ये मेरे द्वारा बनाया गया क्लासिफिकेशन है, कहीं का कॉपी नहीं, आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा बच्चा। ये मैंने बनाया, मैंने अपने दिमाग से, मतलब थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, एक आइडियल क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है ना? आइडियल क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है वो मैंने आपको बताया यहां पर। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है आपका कैरियर। अब आप सोचिए सर एक पैसिव होगा दूसरा एक्टिव होगा, नहीं, दूसरा कैरियर इमीडिएट ट्रांसपोर्ट होगा।
एक्टिव भी बोल सकते थे, लेकिन यहां पर कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट बोला क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अंतर आएगा। तो यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नो एनर्जी, किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं, विदाउट एनर्जी। एनर्जी का ही तो खेल है दुनिया में। अगर कोई काम फ्री में हो जाता, सबसे अच्छा काम कौन माना जाता है? जो फ्री में होता है। आपकी आपने आपने अपने दोस्त की मदद कर दी, लेकिन एक पैसा नहीं लिया उसने, या आपके किसी पर्सन ने आपकी मदद कर दी, आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, बिना पैसे दिए आपका काम हो गया, ठीक है, तो क्या सबसे अच्छा काम है? उसको बोलते पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब देयर इज अ नो एनर्जी, ठीक है ना, देयर इज अ नो एनर्जी, देयर इज अ नो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व, किसी तरह का ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल भी इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल किसमें इन्वॉल्व होता है? कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट, याद रखना। अब कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट मतलब यहां पर ड्रग को ट्रांसफर कराने के लिए, ड्रग को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ड्रग को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कैरियर प्रोटीन, सवारी की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, सवारी की जरूरत पड़ रही है। बुक में क्या अलग है? अरे यार कलर बदल दिए होंगे यार, तुम लोग भी यार दिशा ऐसी बातें करते हो यार, कलर वलर बदल दिए होंगे मैंने। अच्छा डिटेल डाल दिया थोड़ा सा, अरे कुछ नहीं, वही तो है। अरे क्या करते हो, वही तो है, कलर बदल दिए हैं बस मैंने। है कहाँ है अलग? कलर बदले हैं खाली, बुक में तो बहुत डिटेल है। चलो कोई नहीं, कलर बदले हैं बस उसमें, देखो ढंग से, बस देखने का फर्क है, नजर नजर का फर्क है, नजरिए का फर्क है, क्योंकि कलर बदल जाते हैं बुक में, ऐसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलो, तो यहां पर पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी, नो कैरियर। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट में आपका कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, मतलब यहां पर सवारी की जरूरत पड़ती है, यहां पर वाहन की जरूरत पड़ती है, व्हीकल की जरूरत पड़ती है। वो व्हीकल कौन होते हैं? आपके कैरियर होते हैं, कैरियर होते हैं। तो यहां पर कैरियर दो तरह से मूव करते हैं। विदाउट एनर्जी अगर कैरियर मूव कर रहा है तो उसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन, अगर एनर्जी लेकर कैरियर मूव कर रहा है तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। समझ ना बात को? ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तब यहां पर अब पैसिव पर आते हैं। देखिए पैसिव का टाइप पैसिव डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन होता है, 90% ड्रग्स इसके थ्रू ही होती है। मोस्ट कॉमन पाथवे होता है, लगभग 90% ड्रग्स इसके थ्रू, मोर देन 90% ड्रग। इसको हम नॉन आयनिक डिफ्यूजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? नॉन आयनिक डिफ्यूजन। बच्चा नॉन आयनिक डिफ्यूजन क्यों बोलते हैं इसको? नॉन आयनिक डिफ्यूजन हम इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं नॉन आयनिक डिफ्यूजन? क्योंकि ड्रग जो कि अनआयनाइज होती है, नॉन पोलर होती है, लिपोफिलिक होती है, लिपिड सॉल्युबल होती है, उसी ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू बड़ी तेजी से होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन तेजी से होता है, इसलिए नॉन आयनिक डिफ्यूजन। लिपिड सॉल्युबल अनआयनाइज और नॉन पोलर ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन जो होगा इसी मेथड के थ्रू होगा। यहां पर लेकिन एक कंडीशन होती है सबसे बड़ी। यहां पर देखिए ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, अच्छी बात है, लिपोफिलिक अच्छी बात है, अनआयनिक है, नॉन पोलर अच्छी बात है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इसका 400 डाल्टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर बहुत भारी भरकम मॉलिक्यूल को हम लोग इसके थ्रू ऑब्जर्व करें, नहीं, इसकी कट ऑफ वैल्यू कितनी होती है? 400 डाल्टन से ऊपर मॉलिक्यूलर वेट वाले ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिर दूसरा आता है आपका कन्वेक्टिव या बल्क फ्लो। कन्वेक्टिव या बल्क फ्लो, अब देखिए यहां पर क्या बोला मैंने? ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, लेकिन भैया वाटर सॉल्युबल वाली ड्रग का तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो आप वाटर सॉल्युबल ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होगी? तो यहां पर आप देखोगे, आप अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में कुछ पोर्स रहते हैं, जिन्होंने एक्वस फिल्ड पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस फिल्ड पोर। बेसिकली एक्वस फिल्ड पोर का जो डायमीटर होता है आपका 1 to 10 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 1 to 10 एंगस्ट्रॉम के पोर होते हैं। ये आ चुका है क्वेश्चन, जीपेट 2019 में आ चुका है। तो यहां पर क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है, बेसिकली ये जो एक्वस फिल्ड पोर किसके लिए होते हैं? वाटर के लिए होते हैं। तो भैया वाटर जाएगा तो वाटर के साथ में वाटर के दोस्त कौन से? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो इसके साथ चली जाएंगी, चली जाएंगी। वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है, इसकी दो दोस्त हैं वो इसके साथ चली जाएंगी। चलने मेरे भाई, चलो 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 चलो, अपने साथ लेके। लेकिन यहां पर भी कट ऑफ वैल्यू है, 100 डाल्टन से ऊपर की ड्रग इसके थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगी। 100 डाल्टन से ऊपर की। यूरिया और शुगर के लिए ये रूट बेसिकली यूज किया था, इसको हम एक्वस फिल्ड पोर बोलते हैं। कन्वेक्टिव फ्लो
बल्क ट्रांसपोर्ट, या इसी को हम फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको? फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब आता है यहां पर लास्ट में आयन पेयर फॉर्मेशन। अब यहां पर साइज वाइज का दिक्कत नहीं है, बॉडी में कुछ एंडोजीनस मॉइटी होती है क्योंकि चार्ज होती है। कैसी होती है? चार्ज होती है। वो एंडोजीनस मॉइटी जो होती है, चार्ज मॉइटी जो होती है, वो आपकी क्या करती है, ड्रग के साथ एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ड्रग आपकी पॉजिटिव चार्ज की है और निगेटिव चार्ज की एंडोजीनस मॉइटी है, इन्होंने मिलकर एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब होके आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और यहां पर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है सेपरेट हो जाएगा। ये जो पार्ट है आपका, जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज जो बॉडी थी, एंडोजीनस मॉइटी थी, वो वापस आपके मेम्ब्रेन में आ जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं आयन पेयर फॉर्मेशन। ये भी जीपैट 2019 में आ चुका क्वेश्चन। प्रोपेरेनॉल और क्वेनिन का ट्रांसपोर्टेशन इसी मेथड के थ्रू होता है। प्रोपेरेनॉल और क्वानिन का ट्रांसपोर्टेशन इसी मेथड के थ्रू होता है। अब आते हैं हम कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट में। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था, बिना 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 एनर्जी के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। कैसा? आपका दोस्त था, कॉलेज जा रहा था, आपके साथ आप उसको बिठा कर ले गए, उससे पैसा नहीं मांगा, दोस्त ने भी आपको सेशन में मदद कर दी, नोट्स दे दिए, मतलब निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अच्छा, यहां पर क्या होता है इन चीजों में अगर बात करें, यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में होता है। किसमें होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में होता है। अच्छा, क्या ऊपर से जा रहा है भाई? मतलब ऊपर से जा रहा है। आपका ईयर कौन सा है बेटा? अनुज बताओ जरा, आप कौन सी ईयर में हो बेटा? कौन सी ईयर में हो? ये अगर ये सबसे सिंपल है, बायोफॉर्म की सबसे सिंपल चीज पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, कन्वेक्टिव बल्क फ्लो 2025 में भी आया था, बिल्कुल सही विश्वजीत। अगर ये टफ लग रहा है तो बेटा मैं फिर क्या बोलूंगा, फिर मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए। ये सबसे सिंपलेस्ट चीज है जो मैं बता रहा हूं। कई बार पढ़ते हैं हम, हर जगह पढ़ते हैं, एचएपी में पढ़ते हैं हम, फार्मेकोलॉजी में पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं बेटा। ईयर बताओ तुम, कौन सा ईयर है? बी फॉर्म कंप्लीट कर लिया और ये क्लियर नहीं है। कितने लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रहा? एक एक चीज क्लियर करा, अभी तो दोबारा कराऊंगा मैं। ठीक है, अब यहां पर इतना, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल है बेटा। मैं बहुत बेसिक पर जाकर आपको पढ़ा रहा हूं। बी फॉर्म कंप्लीट है, सोचने वाली बात है बेटा। कंप्लीट और ऊपर से जा रहा है मतलब बेसिक्स शून्य। मैं यही कहूंगा बेटा, मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, ट्राई करो, आएगा। ठीक है, चलो। अब यहां पर देखिए, यहां पर कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बात करें कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन है आपके लिए, कौन सा बच्चा? फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है? आप दोस्त के साथ बैठ के जा रहे हो, मतलब आपने, आपकी खुद की एनर्जी यूज नहीं हुई, दोस्त की एनर्जी यूज हुई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी तो यूज नहीं, आपका पैसा तो नहीं लगा, तो उसको फैसिलिटेड मतलब फैसिलिटी मिल गई। कोई जा रहा है उसके साथ बैठ के चल दिए। तो यहां पर एनर्जी यूज नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, यहां पर आपका कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। बताऊंगा बेटा, दोबारा बताऊंगा, अभी मैं ये पूरा नहीं बताऊंगा। अभी देखो आगे भी है, आगे के लिए छोड़ दो, मैं बेसिक दिया, आगे पूरा डिटेल है, आगे डिटेल है पूरा पूरा। ठीक है ना? आगे डिटेल है तो थोड़ा सब्र रखो, दोबारा बताऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर देखिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कोई एनर्जी यूज नहीं होती, केवल केवल कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। शुगर, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरामिडिन की एब्जॉर्प्शन के लिए हम इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है कि सर एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर स्ट्रक्चर स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। मतलब आपका कैरियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर और आपका ड्रग का जो स्ट्रक्चर है वो फिट होना चाहिए। आपने लॉक एंड की हाइपोथेसिस देखा होगा, ये कैरियर प्रोटीन है और इसमें आके ड्रग आपकी फिट हो जानी चाहिए, तभी ट्रांसपोर्ट होती है। तो मतलब यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर सिलेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, कैरियर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? कैरियर प्रोटीन।
तो कैरियर प्रोटीन होने का जहां प्रोटीन आएंगे वहां डोज बढ़ा देने से सैचुरेशन हो सकता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में सैचुरेशन। तो जहां पर प्रोटीन आएंगे वहां पर सैचुरेशन होगा, जहां पर प्रोटीन आएंगे वहां पर सैचुरेशन होगा। तो मतलब ये पूरा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है सैचुरेबल प्रोसेस होती है। और यहां पर क्या होगा कि ड्रग ड्रग के लिए जो कैरियर प्रोटीन है और फूड के लिए जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो यहां पर ड्रग का फूड के साथ में कंपटीशन हो सकता है, ठीक है ना। ड्रग का फूड के साथ में कंपटीशन होता है। तो यहां पर कंपटीशन देखने के लिए मिल सकता है ड्रग ड्रग का आपस में या ड्रग फूड का आपस में, ड्यू टू दी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी। सिमिलर स्ट्रक्चर होने के कारण ड्रग ड्रग का आपस में या ड्रग फूड का आपस में क्या हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है। एक्टिव एनर्जी के बारे में बात करें, ये वही सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, नेचर के विरुद्ध काम होता है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर क्या हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ, यहां भी हाई से लो की तरफ, मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ। लेकिन ये उल्टा होता है, लो से हाई की तरफ। जब नेचर के विरुद्ध कोई काम करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, नेचर के विरुद्ध जब हम कोई काम करते हैं तब उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नेचर क्या था, नेचर नियम क्या था, हाई से लो की तरफ। यहां पर लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगेगा। मतलब यहां पर कैरियर प्रोटीन भी लगेंगे और एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। ये होता है आपका कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें कौन कौन सी साइट्स पर हो सकता है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन पर हो सकता है, कोरोइडल प्लेक्सस में होता है, रीनल ट्यूबुलर सेल्स में हो सकता है, हेपेटोसाइट्स में। कुछ जगह पर ही होगा, ये हर जगह नहीं होगा। देखिए ये साइट्स हो सकती हैं। अब यहां पर अगर बात करें तो ये कई तरह के हो सकते हैं, समझ ना बात को। बॉडी हमारी बहुत चालाक है, पता है कैसे सर, कैसे चालाक है। बॉडी क्या करती है कि अगर एटीपी खर्च हो रहा है ना, तो उससे एक पंथ दो काज करते हैं, समझ रहे बात को। एक पंथ दो काज समझते हो ना। आपके घर में धूप आ रही है, ठीक है, सपोज दैट आपने बालकनी बनवाई है, ठीक है ना, पैसा खर्च किया है। तो उस बालकनी बनवाने के लिए, बनवाने के साथ में आपने क्या किया, वहां पर कपड़े सुखा रहे हो आप, सब्जियां वहां पर, वो आपके घर का सामान सुखा रहे हो आप वहां पर, समझ रहे बात को। धूप आने के लिए आपने बालकनी पैसा खर्च किया, लेकिन अब उस पैसे का आप यूटिलाइज तरह तरह से कर सकते हो। उसी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी भी बहुत चालाक होती है कि यदि वो एटीपी खर्च कर रही है तो एटीपी के साथ में हो सकता है वो कई बार दूसरे मॉलिक्यूल्स का भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। जब एटीपी खर्च करके दूसरा मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर देख सकते हैं दो तरह का ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब जिसके लिए पैसा खर्च हो रहा है वो तो मूव कर ही रहा है, लेकिन दूसरा भी मूव कर रहा है। अगर वो दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान ली ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल सिमिलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसको सिम्पोर्ट बोलते हैं। सिम मतलब एक ही डायरेक्शन में। और जब जिसके लिए एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में और दूसरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट, सिम मतलब सिमिलर डायरेक्शन और एंटी मतलब अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट है आपका प्राइमरी। प्राइमरी पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा क्योंकि प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, इस पर और बात करें। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक एबीसी ट्रांसपोर्ट, एबीसीडी नहीं, एबीसी ट्रांसपोर्ट। बोला सर एनीबडी कैन डांस। एक बच्चा कहने लगा सर एबीसी का फुल फॉर्म एनीबडी कैन, और डी कहां चला गया इसका, एबीसीडी, एनीबडी कैन डांस। नहीं बेटा, वो एबीसी नहीं है, ये एटीपी बाइंडिंग कैसेट है। कैसेट का मतलब होता है मेमोरी। कैसेट जो वर्ड आता है ना वो कहां से आता है, मेमोरी से। कैसेट का मतलब क्या होता है, मेमोरी। तो यहां पर क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई ड्रग पहुंची, बार बार पहुंची, और उसके कारण क्या हुआ, एमडीआर हो गया। एमडीआर समझते हो ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। क्या हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो आपकी कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो, ज्यादातर प्रोटीन्स क्या करती है, इनफ्लक्स करती है। 99% केसेस में इनफ्लक्स होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन क्या कर देती हैं, बाहर कर देती है। उसको आउटफ्लक्स या ई फ्लक्स बोलते हैं। और ई फ्लक्स और कह सकते हैं आउटफ्लक्स में एबीसी, एटीपी बाइंडिंग कैसेट जो ट्रांसपोर्टर है वो इन्वॉल्व रहते हैं। कौन से, एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर बेसिकली ई फ्लक्स के लिए, या कह सकते हैं
जो ड्रग आउट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसमें? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कब होती है? कैंसर में केस में हो जाती है, कीमोथेरेपी केस में हो जाती है। इसमें जो प्रोटीन होती है वो पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कौन सी बच्चों? पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। पी ग्लाइकोप्रोटीन इसमें इन्वॉल्व रहती है। कौन सी प्रोटीन? पी ग्लाइकोप्रोटीन, एटीपी बाइंडिंग एसिड। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, आयन ट्रांसपोर्टर। मतलब ये किसके लिए? ऐसी ड्रग जो कि आयनिक नेचर की होती है। किस ड्रग की होती है? आयनिक नेचर की होती है। तो ड्रग यदि मान लीजिए, ठीक है ना, एनायनिक एनायनिक नेचर की है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, जैसे प्रोवस्टेटिन और अटोरवस्टेटिन के लिए ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर। डाइफेनहाइड्रामाइन कैटायनिक नेचर की ड्रग है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर आप यूज करोगे। क्या क्या यूज करोगे? ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर। तो यहां पर ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोवस्टिन और अटोरवस्टेटिन के लिए, और ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर किसके लिए? डाइफेनहाइड्रामाइन के लिए आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहां पर एटीपी बाइंडिंग एसिड का काम क्या हो गया? ड्रग का ई फ्लक्स करना, आउट फ्लक्स करना, सेल से बाहर निकालना। एमडीआर के केस में होता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन इसमें रिस्पॉन्सिबल रहती है। अब आते हैं यहां पर पैरासेलुलर। तो पैरासेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में ड्रग का ट्रांसपोर्ट होना। तो ये दो तरह का होता है कि नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, परसॉर्प्शन, और दूसरा होता है परमिशन थ्रू टाइट जंक्शन। ये दो तरह का होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहां पर फोकस नहीं किया है। तो परसॉर्प्शन और परमिशन वाया टाइट जंक्शन, सेल सेल को जोड़ने वाला जो सेल सीमेंट होता है वो क्या कहलाता है? टाइट जंक्शन कहलाता है, उससे ड्रग को क्रॉस करना। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, सारे ट्रांसपोर्ट फेल हो जाते हैं, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट काम करता है। मतलब यहां पर क्या करता है? जैसे ही ड्रग आपकी सेल मेम्ब्रेन पर आई, सपोज दैट ये सेल मेम्ब्रेन है, आप मेरे हाथ को देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन यहां पर आई सेल पे, इस तरीके से, सपोज दैट ये ड्रग है और ये यहां पर आई, तो ये क्या करती है? ड्रग इसके लिए एक सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट लेकर एक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको बोलते हैं एंडोसोम। वो एंडोसोम क्रॉस करता हुआ आपकी सेल से पास करता हुआ बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं हम क्या? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो सकता है, एक एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर कोई चीज को लेना, और सेल के बाहर कोई चीज को करना, एक्सोसाइटोसिस। ये इसके जैसा ही है, ठीक है ना, ये इसके जैसा ही है। तो जब सॉलिड मटेरियल अब्सॉर्ब होता है तो फेगोसाइटोसिस, जब लिक्विड मटेरियल अब्सॉर्ब होता है तो पिनोसाइटोसिस, और जब अब्जॉर्प्शन के लिए सेल सरफेस रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं तब उसको रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस नॉर्मल सॉलिड सब्सटेंस, पिनोसाइटोसिस लिक्विड सब्सटेंसेस, और तीसरा रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब रिसेप्टर पर ड्रग आई और रिसेप्टर के सहित ड्रग एंडोसोम बनाकर अंदर पहुंच गई। आयन ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, और पोलियो वैक्सीन, और साथ ही साथ कौन सी? डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड भी इसी मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। हाँ जी, इसका मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, इसका मतलब होता है सेल ईटिंग, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक। चल, अब आते हैं इसका डिटेल पर बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने यहां पर पूरी चीजें समराइज कर दी, यहां पर जो अभी फ्लो चार्ट में थी उसी को मैं लेकर आया हूं, कहां पर? इधर। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप पैसिव डिफ्यूजन, इसको नॉन आयनिक डिफ्यूजन या इसको डाउन हिल मूवमेंट भी कहते हैं। डाउन हिल मूवमेंट क्या है? आप देखिए पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए हो और यहां से नीचे की तरफ जा रहे हो तो बड़ी आसानी से चले जाओगे, तो इसको हम डाउन हिल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ड्राइविंग फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अधीनस्थ होकर ही क्या होती है? ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो दुनिया में मैंने बताया कुछ नहीं होता, डिफ्यूजन होता है। तो यहां पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग का मूव होता है। तो मतलब ये कंसंट्रेशन जो डिफरेंस है C1 माइनस C2, दिस इज कॉल्ड दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कभी कभार इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है, एनर्जी से इंडिपेंडेंट होता है। एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये आता है कि यहां पर ड्रग एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसको? ड्रग एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां पर एक इक्वेशन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स फर्स्ट लॉ। क्या बोलते हैं उसको? फिक्स फर्स्ट लॉ।
ये अब्जॉर्प्शन रेट है, दिस इज द अब्जॉर्प्शन रेट। ये आपका ड्रग का डिफ्यूजिबिलिटी, ये सरफेस एरिया है, यहां से ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है। ये आपका जो थिकनेस है, जो अब्जॉर्प्शन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस है। और C1 जो है हायर कंसंट्रेशन, C2 लोअर कंसंट्रेशन। इसको याद रख लेना, इसको याद रखना, फिक्स फर्स्ट टू। तो देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो मैं, देखिए अब समराइज कर रहा हूं सारी चीजें। अब जिनको समझ में नहीं आया होगा वो अब एक एक चीज आपको सारी चीजें रिकॉल होंगी। वही चीज जो मैंने अभी फ्लो चार्ट में बताई थी, अब मैं यहां पर आपको एक एक चीज रिकॉल कर रहा हूं। 90% ड्रग्स इस रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें किसी तरह का कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, नॉन सैचुरेबल है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। कौन सी काइनेटिक्स बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब यहां पर कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। अब आने लगा, सब्र रखा करो बेटा। मैं इतनी बार चीजें बताऊंगा, इतनी बार रिकॉल कराता हूं कि चीजें आती आती जाती हैं एक एक करके। मुझे पता है कि कई आप पहली बार कॉम्पिटेटिव क्लास में बैठे होगे तो कई बार रहता है हमें कि चीजें थोड़ा सा देर में रिकॉल करती है, बट मैं बोल रहा हूं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इस क्लास के बाद अब जब आप निकलोगे ना, आप कहोगे बोला सर हाँ मजा आ गया। तो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जितने भी प्रोसेस होती हैं, जितने भी आपकी काइनेटिक्स प्रोसेस होती है, ADME, वो सब क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। चाहे एब्जॉर्प्शन को देख लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को देख लो, या मेटाबॉलिज्म को देख लो, या एलिमिनेशन को देख लो, सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। याद रख लेना। रेट किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लिपोफिलिक, अनआयनाइज और आपका जो ड्रग्स होती है वो फास्टर डिफ्यूजन होती है, लेकिन यहां पर कंडीशन है ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 100 से 400 डाल्टन के बीच में होना चाहिए। दूसरा ट्रांसपोर्ट जो था वो पोर ट्रांसपोर्ट था, जिसको हम कन्वेक्टिव बल्क फ्लो या फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, पोर ट्रांसपोर्ट को। इसमें ड्राइविंग फोर्स बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको याद रखिएगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस होता है, क्योंकि वाटर के इन्फ्लुएंस में हो रहा है सारी चीजें, तो इसलिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये एनर्जी से इंडिपेंडेंट होता है, और वाटर, यूरिया और स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर फर्स्ट लॉ क्या होता है बेटा? सिंपल होता है। ये ड्रग ट्रांसपोर्टेशन के लिए या कोई भी मॉलिक्यूल डिफ्यूजन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, अब सारी चीजें यहीं पर ही बता दूंगा, तो फिक्स लॉ के लिए तो छोड़ दो कुछ, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है, डिफ्यूजन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हम फिक्स लॉ यूज करते हैं। वो फिक्स लॉ यहां पर दिख रहा है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन प्रोसेस का एक तरीके से डिफ्यूजन ही तो है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो ये प्रोसेस कन्वेक्टिव बल्क ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कहां पर होगी? फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में और कैपिलरी वॉल में देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर क्या होगा? ड्रग सॉल्वेंट ड्रैग के साथ में, जो सॉल्वेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर हो रहा है उसके साथ में ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है। बेटा क्लास के लास्ट में बेटा मैंने देखिए कितनी बार आपके कलीग्स ने भी बोला, आपके जो साथ वाले पढ़ने वाले बच्चों ने बोला कि सर की क्लास के लास्ट में अगर ये चीजें डिस्कस की जाए तो ज्यादा बेटर है, क्लास के बीच में अगर आप करते हो मतलब रिडिकुलस, मतलब अच्छा नहीं लगता यार। मतलब मैं आपको मतलब पहले भी समझा चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं बेटा, क्लास के बीच में अगर आप पूछोगे तो बहुत पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। बीच में नहीं पूछेगा, लास्ट में पूछिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। समझ गए? समझ गए? चलो लास्ट में मैं अच्छे से बता पाऊंगा। चलिए अब नेक्स्ट है आपका आयन पेयर फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था आयन पेयर फॉर्मेशन, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होता है? ड्रग प्लस एंडोजीनस मॉइटी मिलकर क्या करते हैं? एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो है, जैसे प्रोपेरेनॉल किसके साथ? ऑलिक एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्वाटरनरी अमोनियम ड्रग्स जैसे क्वानोलिनेस सल्फोनिक एसिड के साथ क्या बना लिया? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है, कौन सा बना हुआ? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में बिना एनर्जी के एक साइड से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है? जो ड्रग के ऊपर चार्ज था, जो लिपिड सॉल्युबिलिटी नहीं थी, तो यहां पर क्या होगा? ड्रग का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जो बना, उसके कारण उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी एनहांस हो गई।
देखिए नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो ड्रग ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना ड्रग ट्रांसपोर्ट होने लगा। अब बात करते हैं दूसरा, कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन कैरियर। ड्राइविंग फोर्स क्या है अगर बात करें तो दो तरह के हो सकते हैं, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी और फैसिलिटी डिफ्यूजन में विदाउट एनर्जी, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो एनर्जी हो भी सकती है यूज, नहीं भी हो सकती। कौन कौन से सब्सटेंसेस का यहां पर ट्रांसपोर्टेशन होगा? विटामिन B1 B2 B12 का और अमीनो एसिड एनालॉग्स का यहां पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, कि जो ड्रग्स है, ड्रग का डोज साइज बढ़ा दिया जाए। ड्रग है जो, उसका डोज साइज आपने बढ़ा दिया, डोज साइज क्या है, इंक्रीज कर दिया। तो क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन है इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जब हो जाते हैं तो ड्रग का कंसंट, जो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट, और वो जीरो ऑर्डर फॉलो करने लगता है। क्या करने लगता है, जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर से कैसा होने लगा, पहले कितना कैसा था आपका, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर से कैसा हो गया आपका, जीरो ऑर्डर की तरफ मूव कर गया। किसकी तरफ, जीरो ऑर्डर की तरफ। जीरो ऑर्डर की तरफ मूव कर गया, मतलब समझ में आ रहा है, जीरो ऑर्डर की तरफ, फर्स्ट ऑर्डर से कैसा हो गया आपका, जीरो ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, या इसको सैचुरेशन के कारण हो रही है, इसको सैचुरेशन काइनेटिक्स, या डोज के कारण हो रही है, इसको डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स। ठीक है ना, यहां पर पहले कैसा था, ग्राफ अगर देखें तो पहले ग्राफ ऐसा था, ठीक है, सीधा सीधा, लेकिन ये सैचुरेशन के बाद ग्राफ ऐसा हो गया, तो इसलिए हम इसको नॉन लीनियर काइनेटिक्स भी कहते हैं, और इसको हम माइचेलिस मेंटेन काइनेटिक्स भी कहते हैं। तो जहां जहां सैचुरेशन होगा ये काइनेटिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। कौन सी, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, सैचुरेशन काइनेटिक्स, डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स। और इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें माइचेलिस मेंटेन एक इक्वेशन होती है, उसको हम यूज करते हैं। V इक्वल टू, V मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, S is the substrate concentration, Km is the Michaelis Menten constant और S substrate concentration। इस कारण इस पूरी काइनेटिक्स को हम माइचेलिस मेंटेन काइनेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, माइचेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो ये एक ही नाम होते हैं, डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स। देखिए मैं 4-5 नाम बता दूंगा, सिमिलर है। डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, सैचुरेशन काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स और माइचेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ये कब होते हैं, जब डोज बढ़ा देते हैं। ऑब्वियसली बात है, सैचुरेशन आपने क्या होता है, जहां भी प्रोटीन होते हैं, अगर ड्रग का डोज बढ़ा दिया जाए, कहीं पर भी कोई भी प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन इन्वॉल्व है, देखिए अब ड्रग के ट्रांसपोर्टेशन में यहां पर प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, प्रोटीन का डोज बढ़ा, यहां पर क्या कर दिया, डोज बढ़ा दिया हमने क्या बढ़ा दिया, डोज बढ़ा दिया, ड्रग का नंबर ऑफ। तो क्या होता है कि यहां पर पूरे जो रिसेप्टर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं। और रिसेप्टर जब सैचुरेटेड हो जाते हैं तो ड्रग का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज होते हुए नहीं दिख रहा, मतलब जीरो ऑर्डर जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। समझ में आया, चलो अब आते हैं हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसका टाइप। तो पैसिव कैरियर मीडिएट होता है, ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी नहीं होती। आरबीसी में ग्लूकोज की एंट्री इसी थ्रू होती है, विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन इसी थ्रू होता है, विटामिन B1 B2 का भी होता है। ये आपका सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है, लेकिन सैचुरेबल होता है, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, तो मेटाबॉलिक पॉइजन से इनिबिट नहीं होगा। लेकिन इनिबिट हो सकता है किससे, कॉम्पिटिटिव सबस्ट्रेट से, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर वाले सबस्ट्रेट से क्या हो सकता है, इनिबिट हो सकता है, मतलब कंपटीशन हो सकता है उसमें। अब यहां पर आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अप हिल ट्रांसपोर्ट, उल्टा ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां पर एटीपी की जरूरत पड़ती है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, यहां पर ये एनर्जी डिपेंडेंट है। और यहां पर अगर एग्जांपल देखें तो 5-फ्लोरोयूरेसिल, मिथाइल डोपा लीवोडोपा एनाल्प्रिल इसके थ्रू होते हैं। ये सैचुरेबल भी होता है, स्ट्रक्चर स्पेसिफिक भी होता है, और साथ ही साथ मेटाबॉलिक पॉइजन से इनिबिट भी हो सकता है। कहां पर हो सकता है,
रीनल सीक्रेशन में, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन में और बाइलरी एक्सक्रीशन में ये प्रोसेस देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूनिपोलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। यहां पर एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू एटीपी इन्वॉल्व है यहां पर। तो यहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, पी ग्लाइकोप्रोटीन और एटोरबस्टेटिन का, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू। एटोरबस्टेटिन किसके थ्रू हो रहा है? ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर? वही चीज है। तो यहां पर आयन पंप जो है आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, एग्जांपल आपको क्लियर है। अब आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसको को ट्रांसपोर्ट या कपल्ड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यहां पर जो आयन ग्रेडियंट एनर्जी, यहां पर क्या होगा, आयन ग्रेडियंट एनर्जी का यूज करके यहां पर एटीपी का डायरेक्ट यूज हो रहा था। यहां पर एटीपी के थ्रू जो एनर्जी निकली थी उसके कारण आपका जो आयन ग्रेडियंट जो बना था उसको यूटिलाइज करके यहां पर ट्रांसपोर्टेशन करना है। जैसे सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, पेप्टाइड सिम्पोर्टर, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो याद रहेंगे ये। देखिए ये एग्जाम्पल याद रखना कि कौन कौन से काम करते हैं यहां पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो पीपीटी1 पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है पेप्टाइड ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब फटाफट देखते हैं पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर टाइट जंक्शंस के थ्रू या परसॉप्शन के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर क्या है, ड्राइविंग फोर्स बेसिकली प्रेशर होता है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, इंसुलिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड के थ्रू बेसिकली ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। ये सारी चीजें आपको लर्न करके रखनी है। माइनर रूट होता है लार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, माइनर रूट है। ठीक है, इसमें एक टाइट जंक्शन के थ्रू ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होता है और दूसरा एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो गैप्स रहते हैं, एपिथेलियल सेल्स के बीच में गैप्स से ट्रांसपोर्टेशन होना क्या कहलाता है? परसॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परसॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर? अब आते हैं हम एंडोसाइटोसिस। ये सारे चीज हम पढ़ चुके हैं। यहां पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? मेम्ब्रेन इनगल्फमेंट होता है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंसुलिन, विटामिन ए, डी, ई, के, B12, साबिन पोलियो वैक्सीन और बोटुलाइनम टॉक्सिन्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन है। सपोज दैट यहां पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आपका, सपोज दैट ये आपका ड्रग मॉलिक्यूल आया। तो ड्रग मॉलिक्यूल जैसे ही आता है तो सेल मेम्ब्रेन अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से इसके चारों तरफ कर लेती है और ये जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये एंडोसोम बन गया। फिर इधर ट्रांसफर होगी तो ये आपका एंडोसोम इस तरफ आ जाएगा। ये होता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। Pharmacokinetic, the study of biological and therapeutic effect of the drug, the study of absorption, distribution, metabolism, and excretion of the drug, the study of mechanism of drug action, the study of method of new drug development. चलो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्या हो जाएगा आंसर? द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ये तो डायनेमिक्स होता है। क्या होता है? डायनेमिक्स। द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये हो जाएगा बी आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर। चलो, द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साबिन पोलियो वैक्सीन, अभी अभी बताया साबिन पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, ये क्या होता है? साबिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस या आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करिए। क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए। क्या हो जाएगा आंसर? सी, एंडोसाइटोसिस के लिए। किसके थ्रू होता है? एंडोसाइटोसिस। सी। चलिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल
in particulate form by formation of vesicle is called एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस या पैसिव डिफ्यूजन। लॉक कर लें? चलो ठीक है, लॉक कर लेते हैं। अभी तो अनुज बेटा तुमको समझ नहीं आ रहा था, अभी पोल करने की बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मनोरंजन के लिए आए हो खाली तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। बेटा पोल में टाइम बहुत लगता है। सिंपल से अगर यहां पर आंसर दोगे, क्योंकि पोल में दोगे आंसर, यहां पर दोगे आंसर, बात तो वही, सबके आंसर देख पा रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिनोसाइटोसिस के थ्रू होता है। मुझे लग रहा है अनुज मनोरंजन के लिए आया। चलो ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, ऑल ऑफ द अबव। अगेंस्ट पूछा है बेटा, अगेंस्ट, अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है आपका, विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये विद द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। चलो, मोस्ट ऑफ द ड्रग आर अब्सॉर्ब इन द बॉडी बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स किससे, नॉन आयनिक डिफ्यूजन, मोर देन 90% ड्रग इसके थ्रू अब्सॉर्ब होते। Pinocytosis is known as vesicular transport, engulfment of small solute, engulfment of larger particles, absorption phenomena। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पिनोसाइटोसिस। मुझे पता है इसके तरह तरह के आंसर आएंगे। देखिए पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग होता है। अब देखिए यहां पर कुछ लोग बी आंसर दे रहे हैं। देखिए सॉल्यूट की बारे में बात हो रही है, सॉल्यूट, ठीक है ना। इनगल्फमेंट ऑफ लार्जर पार्टिकल नहीं, ये क्या है, सिंपल वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। अगर सिंपल ही बोले इसको, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तीन आंसर लग रहे होंगे, तीनों ही सही हैं, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट आंसर जो है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है। इसका सिनोनिम्स पूछा है, नॉन एज, नॉन एज। ये तो प्रोसेस लिखी हुई है। ड्रग अब्जॉर्प्शन थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कुछ बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं बेटा, ये सिंपल सा डिफ्यूजन होता है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होते हैं। डी आंसर होता है। Which of the following absorption of drug from gastrointestinal tract is based on the concentration gradient? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन या पोर्ट ट्रांसपोर्ट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर सोलिडी बेस्ड है। क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बहुत बढ़िया। पैसिव डिफ्यूजन फॉलो विच ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, नॉन सिलेक्टिव एंड मिक्स्ड ऑर्डर, सिलेक्टिव एंड फर्स्ट ऑर्डर, नॉन सिलेक्टिव एंड फर्स्ट ऑर्डर, सिलेक्टिव एंड मिक्स्ड ऑर्डर। पैसिव डिफ्यूजन।
बहुत बढ़िया। नॉन सिलेक्टिव, देखिए पैसिव ट्रिफ्यूजन होता है, नॉन सिलेक्टिव होता है और फर्स्ट ऑर्डर होता है। सिलेक्टिव तो आपका कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट होता है, सिलेक्टिव तो बेटा कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने पैसिव बोला है। गलत कर दिया ना, चलो। द साइज ऑफ एक्वस फिल्ड पोर्स इज 1 to 3 एंगस्ट्रॉम, 11 to 18, 1925, 4 to 10। अच्छा, जीपैट 2021 में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन था। टेंथ का डी, बहुत बढ़िया, टेंथ का डी आंसर, वेरी गुड, वेल डन। चलो, तो आज हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया आज हमने, मैम ने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया और मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी कर लिए। 10 में से 10 कितने लोगों के सही है प्लीज मुझे बताइए, और आज का लेक्चर कैसा रहा आप लोगों के लिए वो भी बताइए। आज होमवर्क क्या है आपके लिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन, दिवाली का पहला होमवर्क, दिवाली के दौरान ड्रग एब्जॉर्प्शन का आपको ये कंप्लीट करना है, लेक्चर 1, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, अब बताइए, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं, अब पूछिए, जो पूछना है अब पूछिए। बहुत बढ़िया, 9 out of 10। अब पूछिए, कैसा रहा आज का लेक्चर। चलिए, बहुत बढ़िया लेक्चर, कैसा रहा, बहुत बढ़िया असद, 10 out of 10, बहुत बढ़िया। मृण्मय, ओके। नॉन सिलेक्टिव बेटा, जो जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो नॉन सिलेक्टिव होता है, क्योंकि सिलेक्टिव कब होगा, जब प्रोटीन उस पर रहेगा, प्रोटीन के केस में सिलेक्टिव होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बड़ी सिंपल प्रोसेस होती है, ड्रग जो होती है जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब होके हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जब लिवर में पहुंचती है तो लिवर उसका बहुत सारा पार्ट उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। छोटा था टॉपिक। डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब एटीपी के टूटने से एनर्जी निकलेगी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था वो डायरेक्ट एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू हो रहा था। एबीसी आयन ट्रांसपोर्टर, एबीसी में क्या था, सिंपल सा, एटीपी बाइंडिंग कैसेट, जो कि ड्रग को सेल के बाहर निकालने का काम कर रही है, आउटफ्लक्स का, उसको एबीसी बोलते हैं, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया एबीसी मतलब। सेल के नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये प्रोसेस होती है, लेकिन ये प्रोसेस जो होती है पीजीपी, पी ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, इसको बोलते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोसेस करता है आउटफ्लक्स, इसको बोलते हैं सेल के बाहर भेजना। ये किसके केस में होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के केस में होता है। रेफरेंस बुक इसके लिए ब्रह्मांकर पढ़ लीजिए, और बता ही दिया था मैंने आपको, फार्मा पल्स की आपकी जो बुक्स हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब, अच्छा बायोलिटी नहीं बताया था, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, लो, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसको बोलते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी, रेट एंड एक्सटेंट, कितना अमाउंट किस रेट से आपके ब्लड में पहुंच रहा है या किसी टिश्यू में पहुंच रहा है, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। हाँ, पैरासेलुलर बिटवीन टू होता है बेटा, उसमें गैप रहते हैं, हो जाता है, उसमें बड़े गैप्स रहते हैं सेल्स के बीच में, उसमें हो जाता है। थैंक यू समर, कोई बात नहीं, जिनको बुक्स लेना बुक्स ले सकते हैं, नोट्स पढ़ना है नोट्स पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह बन सकते हैं, मैंने अभी आपको कराए सारे क्वेश्चंस बेटा, इस तरीके के बनते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, जब लंबे समय तक एक ही टाइप की ड्रग लेते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, वो ड्रग आपकी इनएफिशिएंट हो जाती है। उसका कारण क्या होता है, मल्टी ड्रग, मतलब आपकी जो कैंसर वाली ड्रग है वो कहां पर जानी है, न्यूक्लियस पर, साइटोप्लाज्म पर रिसेप्टर होते हैं, तो वो बाहर निकल आती है, तो उसका इफेक्ट नहीं आता, उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। आईवी की वायलिटी 100% होती है। ये स्पेशल केस में होता है कि आपके ऐसी ड्रग जिनके
रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियस पर होते हैं। पूछिए। टॉलरेंस अलग चीज होती है बेटा, टॉलरेंस में रिसेप्टर डिस्टॉर्ट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल रखो, जीपेट तो कंटिन्यू रखो, जीपेट जरूरी है लाइफ में, क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। बताओ क्वेश्चन पूछो, अब बीच बीच में पूछ रहे थे क्वेश्चन, अब पूछो ना क्वेश्चन, अब कोई नहीं पूछेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। अब कोई नहीं बोलेगा, अब की सबकी बोल। अब कोई नहीं बोलेगा भैया। अब देखो मैं अब जब क्वेश्चन लेने के लिए बैठा हूं तो अभी कोई नहीं ले रहा। आज का लेक्चर कैसा रहा, जवाब दीजिए। ड्रग ड्रग कंपोजिशन अलग चीज होती है बेटा, फैसिलिटी डिफ्यूजन में आपका कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने दिशा। और आयन पेयर में एंडोजीनस मॉइटी, वो कैरियर प्रोटीन नहीं होता, वो होता है एक सिंपल एंडोजीनस आयनिक मॉलिक्यूल होता है, वो कैरियर प्रोटीन नहीं होता। एनर्जी की रिक्वायरमेंट दोनों में नहीं होती, फैसिलिटेट में भी नहीं होती और आयन पेयर में भी नहीं होती, लेकिन फैसिलिटेट में प्रोटीन इन्वॉल्व है, आयन पेयर में एक आयन इन्वॉल्व है। हाँ, PCYP450, वेरी गुड बेटा कृष्णा, आपने सही बोला कि पी वाई साइटोक्रोम P450 रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए। अभी इसको इतना ही पढ़ लीजिए, फर्स्ट पास फिक्स लॉ को इतना ही देख लीजिए, वो अलग चीज होती है, वो पूरा का पूरा टॉपिक अलग है, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों के लिए नोट्स बना दूं? चल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिम्पोर्ट, जब किसी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी डायरेक्शन में होता है, सिमिलर डायरेक्शन में दूसरे मॉलिक्यूल, उसको सिम्पोर्ट, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको एंटीपोर्ट बोलते हैं। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट में आपका कैरियर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन होता है, कैरियर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आयन पेयर फॉर्मेशन में कुछ नहीं होता बेटा, आपका ये ड्रग मॉलिक्यूल है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज वाले के मिलकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेता है जो सेल मेम्ब्रेन से आसानी से क्रॉस कर जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।